अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जो बीमारी डिस्कस करेंगे उसका नाम है एम्फिजिमा या फिर एम्फिसिमा। ठीक है, तो सिगरेट स्मोकिंग की एक और तबाहकारी फेफड़ों के कैंसर के अलावा भी हमारे यहाँ काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो कि सिगरेट की वजह से हो सकती हैं और उनमें से एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एम्फिजिमा। ठीक है, नाम में बड़ी प्यारी बीमारी लगती है लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं और ये एक ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारे अर्ली उम्र में जब हम स्मोकिंग शुरू करते हैं या स्मोकिंग मतलब हो रही है जवानी में तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जब हम बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और 50-60 प्लस हो जाते हैं तब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग एक बीमारी है जिसको हमने नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट ने एम्फिजिमा का। तो एम्फिजिमा क्या है और इसके बारे में क्या हमने तहकीक की है और किस तरह की ये इफेक्ट्स होते हैं, क्यों होते हैं, उन सारी बातों को हम आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्फिजिमा। ठीक है, एम्फिजिमा क्या है? एम्फिजिमा हमारे पास फेफड़ों की एक बीमारी है, लंग डिजीज है और इसमें मेन काम क्या होता है? मेन काम हमारे जो एल्वोलाई हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो बस्ट कर जाते हैं, वो फट जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जितने जो भी तुम लोगों को नाम आया बस इतना जहन में रखो, लंग्स की एक डिजीज है जिसमें हमारे एल्वोलाई खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। काज की अगर हम बात करते हैं, काज से पहले हम यहाँ पे एक और टर्म है COPD। क्या है? इसको हम लंग्स के जो कैंसर था उसमें भी डिस्कस किया, इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग उसमें भी डिस्कस किया, यहां पर भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज COPD। ठीक है, COPD हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म क्या है? एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर कई बीमारियां आएंगी, लेकिन कई बीमारियां नहीं, यहाँ पे दो बीमारियां और बाज दफा उसमें अस्थमा को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिजिमा ये दोनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है COPD का, या फिर इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है हमारे पास है? क्रोनिक क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पूरा नाम क्या बनेगा इसका? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब एक अम्ब्रेला टर्म है किस तरह की बीमारियों के लिए? ऐसी बीमारियां जो वक्त के साथ प्रोग्रेस करती हैं, मतलब अर्ली सिम्टम्स इसके ऐसे नहीं होते कि वो बड़े फैटल या डैमेजिंग या डरावने हों, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वक्त गुजरता चला जाता है, ये प्रोग्रेसिव डिजीजेज में आती हैं, तो ये अपना जो सिम्टम्स हैं उसको मजीद शो करना शुरू कर देती है इस तरह की डिजीजेज। और ये क्या है? लंग्स की डिजीजेज हैं अदर देन कैंसर। ये बात याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? COPD या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो एम्फिजिमा भी हमारे पास COPD है। एम्फिजिमा के अलावा एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक, क्या बोलते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये भी हमारे पास इसी तरह की प्रोग्रेसिव डिजीज है, स्मोकिंग की वजह से ही हो सकती है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी किसके अंडर फॉल करेगी? COPD या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंडर फॉल करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिजिमा में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिजिमा? तो इन दोनों में बड़ा बेसिक सा फर्क है, बाकी सिम्टम्स और वो सारी बातें तकरीबन सेम होती है, लेकिन जो मेन फर्क है कि एम्फिजिमा हमारे पास एल्वोलाई को डैमेज करती है। एम्फिजिमा में क्या होता है? हमारे एल्वोलाई डैमेज हो जाते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे पास जो एयर पैसेजेस हैं, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई या जो हमारे पास ब्रोंकस, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों में यही फर्क है। ठीक है, एम्फिजिमा में हमारे एल्वोलाई डैमेज हो जाते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, प्राइमरी हो, जो भी ब्रोंक्यूल्स हो, वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाती है, उसमें डैमेजिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है। ठीक हो गया? बाकी और क्या है इसमें? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हाँ थोड़ा सिम्टम्स में ये है कि जो एम्फिजिमा है उसका मेन सिम्टम हमारे पास होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
कि हमारी सांस जो है वो बार बार फूल जाती है, थोड़ा सा काम नहीं किया तो हमारी सांस फूली हुई है, तो चल रहे होते हैं हमारी सांस फूल जाती है, ये उसके एक मेन सिम्टम है। जबकि हमारे पास जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो मेन सिम्टम है वो हमारे पास जो म्यूकस की प्रोडक्शन है वो ओवर हो जाती है, बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है, रंग भी उसका नॉर्मल से हट के होता है, ग्रीन या येलोइश ग्रीन या इस तरह का उसका रंग हो जाता है म्यूकस का, तो हमारे लंग्स उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़े सी बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिजिमा। तो आज हमारा जो आता है, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फोकस होगा वो होगा एम्फिजिमा। तो एम्फिजिमा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्या है एम्फिजिमा। एम्फिजिमा हमारे पास फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे एल्वोलाई जो है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो सरफेसेस जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है, जहां से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में आती है, उस जगह में डैमेज हो जाना ये बहुत बड़ी तबाहकारी है खुद में ही। तो एल्वोलाई का डैमेज हो जाना दैट इज एम्फिजिमा ड्यू टू स्मोकिंग। और अगर ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई का डैमेज हो गया, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वो हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक हो गया। तो ये बात होगी कि एम्फिजिमा है क्या चीज, हमें थोड़े बहुत हूं हा का पता चल गया है। उसके बाद चलते हैं काजेस पे। इधर गया कपड़ा। काजेस मतलब या एटियोलॉजी जिसको बोलते हैं कि किस वजह से हमारे पास एम्फिजिमा हो सकता है या किस वजह से हमारे पास सीओपीडी होते हैं। तो मेन काज याद रखना, मेन काज जो हमारे पास है वो है सिगरेट स्मोकिंग। मेन काज हमारे पास क्या है, चाहे एम्फिजिमा हो या हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, मेन काज हमारे पास स्मोकिंग है, सिगरेट पीना। और ये सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग पे नहीं फाल करेगा, चाहे तुम इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट जिसको बोलते हैं या वेप बोलते हैं वो पी रहे हो, या फिर चिल्लम पी रहे हो, जहां पर भी टोबैको यूज हो रहा है, चाहे तुम सिगार पी रहे हो, सिगरेट पे सिर्फ ये लागू नहीं होगा। स्मोकिंग जो है उसका मेन काज है एम्फिजिमा का। किसका? एम्फिजिमा का। अब सिर्फ स्मोकिंग नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास काजेस हो सकते हैं, ये सिर्फ स्मोकर्स के लिए नहीं है। बाकी अगर किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहां पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब घर में या जहां पे काम कर रहे हो, जहां पे पढ़ रहे हो, वहां पे एयर पोल्यूटेड एयर है, तो वहां पर भी फिर चांसेस एम्फिजिमा के ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए शहरों में जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है वहां पे केसेस एम्फिजिमा के भी ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी इज द काज ऑफ एम्फिजिमा। इसके अलावा हमारी किस्मत भी खराब हो सकती है, कुछ लोगों की जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है, जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स क्या है कि हमारे जेनेटिक्स में एक किस्म की प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये एक प्रोटीन है, इसको इन शॉर्ट AAT बोला जाता है। ठीक है। अब नॉर्मल बंदों में जिनमें मतलब इनकी इस चीज की डेफिशिएंसी नहीं होती, जिनका जेनेटिक्स प्रॉपर काम कर रहा है, तो नॉर्मल हालात में क्या है कि ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, हालांकि ये लिवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन में काफी हेल्प आउट करता है, हमारे एल्वोलाई की प्रोटेक्शन में, हमारे फेफड़ों की प्रोटेक्शन में इस प्रोटीन का हमारे पास बड़ा बेसिक सा काम है। अब बाज़ दफ़ा अगर हमारे जेनेटिक्स में इस किसी तरीके से म्यूटेशन हो जाए और ये जो हमारे पास इसके जीन है वो खराब हो जाए और ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है ये प्रोड्यूस ना हो, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है। तो इस वजह से भी, क्योंकि अब वो प्रोटीन बन नहीं रहा, तो हमारी लंग्स की प्रोटेक्शन कम हो गई है। जब हमारी लंग्स की प्रोटेक्शन कम हो गई है, तो चाहे फिर हम एक सिगरेट के मतलब लिट करें या थोड़ी सी भी हमारे पास अंदर कोई डस्ट जाती है, कोई पोल्यूटेड चीज जाती है, कोई केमिकल जाता है, तो क्या है, हमें एम्फिजिमा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब उन लोगों में जिनमें ये जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए, तो वहां पे फिर एम्फिजिमा के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर आते हैं कि मेन हमारे पास क्या है, जो फैक्टर है, जो काज है एम्फिजिमा का, वो है हमारे पास क्या चीज है? सिगरेट स्मोकिंग। क्या है हमारे पास? सुट्टे लगाना। क्या है हमारे पास? सिगरेट जलाना। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि सिगरेट पीने वाले को ही हो सकता है, अगर
सेकंड हैंड स्मोकिंग हो रही है या फिर पैसिव स्मोकिंग हो रही है। अब सेकंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग क्या है कि तुम अपने यारों में बैठे हो, अपने दोस्तों में बैठे हो और वो सुट्टे लगा रहे हैं, हालांकि तुम नहीं लगा रहे, तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो, लेकिन वो जो धुआं वो बाहर निकाल रहा है वो एयर में शामिल होता है, उसी एयर को तुम इनहेल कर रहे हो, तो वो धुआं वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो धुआं जब फेफड़ों में जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग ना करो, बल्कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको मना भी करो, या अगर वो कर रहे हो तो उनको अलहदा करो, ठीक है, उनके पास ना बैठो, सेकंड हैंड स्मोकिंग से और ज्यादा बचो, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स मतलब काजेज में आ सकते हैं, लेकिन मेन काज हम फिर से जहन में रखेंगे, क्या है हमारे पास है सिगरेट स्मोकिंग। क्या है हमारे पास है सिगरेट स्मोकिंग। अब ये तो हो गया हमारे पास काज, और ये कि मतलब सिगरेट के धुएं की वजह से हमारे पास एम्फीजिमा होता है। तो इस एम्फीजिमा को सही से समझने के लिए हम रिकॉल करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे एक फिगर सी बनाई है, इस फिगर को हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई उसमें इस फिगर को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे तो हम इन शॉर्ट चीजें बताएंगे, अगर इसको कंप्लीटली समझना है तो वो जो लेक्चर है उसको लाजमी देखोगे। हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई कैसा होता है, कैसे ये एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम करता है, और इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस तरह के सेल्स है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्योंकि ये एल्वोलाई की बीमारी है तो हम एल्वोलाई को थोड़ा बहुत समझेंगे, उसके बाद इस बीमारी के साथ उसको अच्छी तरीके से हम रिलेट कर पाएंगे कि एम्फीसिमा एक्चुअली है क्या चीज, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉर्मल हालात में आते हैं, मैंने यहां पे ड्रॉ किए हुए हैं कुछ एल्वोलाई। अब एल्वोलाई क्या है, वो हमारे पास वही छोटे छोटे थिन एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, थैले होते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली हमारी जो एक्सचेंज होती है गैसेस की वो वाकया हो रही होती है। यही वो सरफेस है जहां पे ऑक्सीजन यहाँ आती है, और ये जो रेड इसकी लाइनिंग है ये प्रोफ्यूजन की लाइन है, जहां मतलब जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इसके गिर्द है। तो उस ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन इन होगा, शामिल होगा, जो कि बॉडी में फैलेगा, और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया था वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई से, और एल्वोलाई से फिर बाहर चला जाएगा नाक के जरिए एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो मेन इनका काम यही था। मेन इनका काम क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, ये एक अलग से एल्वोलाई है, ये एक अलग से एल्वोलाई है, ये अलग से एल्वोलाई है, ठीक है। हम इस एक की बात कर रहे हैं। O2 आ रही है, आ रही है, वो O2 क्या करती है, वो O2 हमारे पास शामिल होती है इस ब्लड में। किसमें शामिल हो जाती है, इस ब्लड में, डिफ्यूज करके उस ब्लड में शामिल हो जाती है, और इस तरीके से एक्सचेंज हो जाते हैं। जबकि जो CO2 है वो ब्लड से निकल के एल्वोलाई के ल्यूमेन में आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो CO2 है फिर वो बाहर जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में शामिल हो जाती है। तो एक नॉर्मल फंक्शनिंग है। अल्लाह, ये तो क्या है हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल तरीके से ये ऐसे काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम और कीनली डिस्कस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, जिसके आगे फिर एल्वुलर सैक्स लगे होते हैं, एल्वुलर डक्ट्स हैं, उसके साथ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलर डक्ट्स हैं, और ये वाला हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है। तो इनके अंदर हमारे पास छोटे छोटे से क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, बालों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। और इन सीलिया का काम क्या है, इसको भी अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो इन सीलिया का काम होता है कि हवा के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल है, हवा के अंदर अगर कोई पैथोजन है, हवा के अंदर अगर कोई डेब्रिस है, हवा के अंदर कोई भी गंद बला है, जब वो अगर बिलफर्ज रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है तो ये सीलिया उसको कर देते हैं ट्रैप। ये सीलिया उसको क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, और उनके ट्रैप करने की वजह के बाद ये उसको वापस पीछे धकेलते हैं बलगम की सूरत में, या फिर म्यूकस के साथ मिला के किसी भी डेब्रिस की सूरत में, चाहे तो उसको एसोफेगस के जरिए, माउथ के जरिए निकाल दें, या फिर वापस नाक के जरिए निकाल दें। लेकिन इनका काम बेसिकली उन पैथोजेंस को, उन पार्टिकल्स को, जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको ट्रैप करके वापस बाहर निकालना, सीलिया का ये काम होता है। इस चीज को जहन में रखना। अब होता क्या है, बिलफर्ज सिगरेट स्मोकिंग हो रही है, क्या हो रही है, सिगरेट स्मोकिंग हो रही है, धुआं आ रहा है हमारे लंग्स में आ रहा है, और यहां से आते 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 जो पीछे अपनी तबाहकारियां करके आया वो तो करके आया, एल्वोलाई तक जब सिगरेट का स्मोक पहुंचता है, क्या पहुंचता है, एल्वोलाई तक जब सिगरेट का स्मोक पहुंचता है
तो उस सिगरेट में कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पे स्टिक कर जाते हैं एल्वुलर वॉल्स के साथ, इन दीवारों के साथ क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो इनके स्टिक करने की वजह से क्या है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। क्या शुरू होना शुरू हो जाती है, मतलब वो जो सिगरेट के अंदर केमिकल्स है स्मोक के अंदर, वो इरिटेट करते हैं इस एल्वुलर वॉल्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो इट्स मीन कि यहाँ पे अब मैक्रोफेजेस वगैरह भी आएंगे, यहाँ पे हमारे पास किलर सेल्स भी आएंगे, यहाँ पे सारे इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी। जब इम्यूनिटी एक्टिव होती है तो यहाँ पे क्या है, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आहिस्ता 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 ये जो एल्वोलाई हैं ये फूलना शुरू हो जाते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ये फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये फूलते फूलते क्या है कि यहाँ पे इस सिस्टम को, ये जो हमारे पास हवा आ रही थी, यहाँ पे ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है यहाँ पे, मतलब वो फूलते फूलते इतने फूल जाते हैं कि उनके दरमियान हवा का रास्ता ही खत्म हो जाता है। वहां पे हवा क्या है, यहाँ पे ट्रैप कर जाती है। क्या कर जाती है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन वगैरह है या फिर CO2 है, जो भी है, वो वापस बाहर नहीं जाती, और जो ऑक्सीजन है उसको मजीद ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का कम सा हो जाता है। इस वजह से ये ऑक्सीजन ना अंदर डिफ्यूज कर पाती है ना वापस चली पाती है। तो यहाँ पे जो एयर है ये ट्रैप कर जाती है, ये फंस जाती है, ये जो हवा है वो एल्वोलाई के अंदर फंस जाती है, और वहां से एल्वोलाई में इन्फ्लेमेशन जारी है, एल्वोलाई फूल रहे हैं, एल्वोलाई फूल रहे हैं। तो क्या होता है, एक तो हवा ट्रैप कर गई है, दूसरी ये कि वो इन्फ्लेमेशन करते 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 वक्त गुजरने के साथ साथ वो इतना फूल जाते हैं कि वो बस्ट आउट कर जाते हैं। वो क्या कर जाते हैं, बस्ट आउट कर जाते हैं। दूसरी बात ये कि जब सिगरेट स्मोकिंग हो रही होती है तो स्मोकिंग की वजह से, हमने इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में भी ये बात डिस्कस की थी कि सिगरेट में केमिकल होता है हाइड्रोजन साइनाइड, जहर है एक तरह सा। तो वो हाइड्रोजन साइनाइड क्या करता है, वो इन सीलिया को पैरालाइज कर देता है। क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है। तो पैरालाइज करने से क्या होगा कि ये सीलिया अब उनके प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ये प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाते। तो जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते तो उस वक्त तो मतलब निकोटीन ब्लड में शामिल हो, तुम लोग मतलब जो भी स्मोकर्स हैं, अल्लाह माफ करे मैं भी एक्स स्मोकर ही था, तो वो क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड की वजह से, क्योंकि सीलिया जो है वो पैरालाइज हो चुके हैं, तो बाकी सारी चीजें तो आ गई, लेकिन फिर तुम लोग सो जाते हो। क्या हो जाते हो, सो जाते हो। अब ये धुआं आ रहा है, उसमें टार या इस तरह की कुछ चीजें जो है, क्योंकि इस वक्त सीलिया काम नहीं कर रहा था, तो वो टार वगैरह वो इधर ही ट्रैप हुआ होता है, ठीक है, फंसा तो कहीं जाएगा तो नहीं। तो जब लोग सोते हो तो जैसे उठने वाले, तो इस वक्त क्या होता है कि ये जो हमारे पास बेहोश सीलिया पड़े हुए थे, जो पैरालाइज सीलिया थे, ये जब दोबारा से एक्टिव होते हैं तो इस सारे मैटर को वापस लेकर जाते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई या ट्रैकिया या यहाँ पे वापस लेकर जा रहे, तो वहां पे कहीं पर वो हमारे पास वो सारे मैटर को कलेक्ट करके वापस लेकर जा रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आप देखो पूरी रात जो सिगरेट के स्मोक में जो गन बला वगैरह थी उसको सीलिया ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारा जो सांस का निज़ाम है या जो हमारा रेस्पिरेटरी एयरवे है वो ब्लॉक हो, मतलब क्या होती है उसमें, मतलब तंगी सी आना शुरू हो जाती है। क्या आना शुरू हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन सी हो जाती है। और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से, उस नाली के तंग होने की वजह से, क्योंकि उसमें वो पार्टिकुलेट मैटर वापस ऊपर आ रहा है, तो उसके तंग होने की वजह से जैसे ही स्मोकर लोग, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, वो सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही उनको खांसी शुरू हो जाती है, कफिंग शुरू हो जाती है, वो खांसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके एयर पैसेजेस में वो चीजें जो हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो जो गंद बला है, वो वापस ऊपर आ रहा होता है। तो वो हमारे पास पहली निशानी बन जाती है लॉन्ग टर्म कफिंग की, कि हमारे पास लॉन्ग टर्म स्मोकिंग की वजह से सुबह सुबह खांसी होती है। सुबह सुबह क्या, तकरीबन उनको हर वक्त खांसी लगी रहती है। तो उसके रीजन तो ये है, ठीक है, उस HCN ने हमारे पास सीलिया को जो पैरालाइज कर दिया। दूसरी बात यह है कि इसी स्मोक में हमारे पास ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, क्योंकि जब सिगरेट हम जलाते हैं, अगर ये सिगरेट अभी जल रहा है, कंबशन हो रही है, तो वहां पे ऑक्सीजन तो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती ना, प्रॉपर किसके लिए, वो तंबाकू के जलने के लिए। तो कहीं पर अगर ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड ना हो और वहां पे कंबशन का प्रोसेस जारी हो, तो कौन सी गैस पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो बिलफर्ज वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी इसी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको मैं रेड बना देता हूं, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे आ जाती है।
अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी जो हमारे पास अफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा है, 249 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। अगर कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो और कहीं पर ऑक्सीजन हो तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, और एग्जैक्ट उसी जगह पर हीमोग्लोबिन का अटैच होगा जहां पे ऑक्सीजन ने अटैच होना था। तो अब होगा क्या, क्योंकि अब ये जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर बॉडी को ट्रांसफर नहीं हो पाती, ठीक है, और इस वजह से हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को ऐसा फील होता है कि यार मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस लेने में दिक्कत है, उनका सांस फूल जाता है। खास तौर पर जब वो ट्रैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं या थोड़े एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त उनका क्या हो जाता है, सांस फूल जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। तो जो हमारे पास अगली थी क्या, वो हमारे पास क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो सिम्टम्स हैं। क्या ये सिम्टम्स की हम बात करें कि क्यों ये सिम्टम्स है, लॉन्ग टर्म कफिंग तो हमें समझ आ गई। दूसरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ना ऑक्सीजन प्रॉपर डिसॉल्व हो रही, मतलब प्रॉपर डिफ्यूज हो रही है, कुछ ऑक्सीजन वैसे ही उधर ट्रैप कर जाती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो इन सारी वजूहात की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती और हम हर सांस के लिए मर रहे होते हैं, हर सांस में हम मर रहे होते हैं कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मुझे सांस सही से नहीं आ रही। ये सारे सीन है, इसको कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि एम्फिजिमा का सबसे बड़ा क्या है, सिम्टम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस सही से नहीं आती। तो वो किस वजह से हो रही थी, वो भी इन्हीं रीजंस की वजह से हो रही होती है, ठीक है, ये भी हो गई। उसके बाद क्या है, अब क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही और वैसे भी यहाँ पे इन्फेक्शन शुरू है, इन्फ्लेमेशन हुई है, लंग्स भी हमारे खराब है, इम्यूनिटी भी प्रॉपर एक्टिव है, तो इन सारे काम से क्या होगा, हमें टायर्डनेस होगी, हमारे सीने में थक्कन सी होती है, हमारे ऐसे लग रहा होता है कि सीना खींचा जा रहा है, या हमें ओवरऑल जो कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होगा, हर वक्त जो है बस थक्कन होगी, कड़ाके निकाल रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो ये सारे क्या है, ये फटीग जो पड़ी होती है बॉडी में, जो टायर्डनेस होती है चेस्ट में, ये सारी ये भी सिम्टम आ जाता है एम्फिजिमा का। किसका आ जाता है, एम्फिजिमा का। उसके बाद एंजाइटी, बेसुकूनी, सुकून नहीं मिल रहा होता, किसी काम करने में दिल नहीं लग रहा होता यार, बस वो एडिक्शन भी तो ऐसी हुई होती है कि जब किसी काम करने में दिल नहीं लगता, फिर से एक सिगरेट जला लिया, फिर से इस काम को और भी एक्टिव कर दे, और ये होता जाता है, होता जाता है। उसके बाद एबनॉर्मल म्यूकस कलर, हमारा जो म्यूकस है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल से सीलिया पैरालाइज हो गए, इन्फ्लेमेशन काज हो गई, एल्वोलाई में कुछ एल्वोलाई बस्ट कर गए, फूलते फूलते बस्ट कर चुके हैं, वो डैमेज हो चुके हैं, वहां पे जो एल्वोलाई डैमेज हुए हैं वहां से भी ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही, तो वैसे ही ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही, तो यहाँ पे क्या है, म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, म्यूकस ज्यादा बनता है, और वो म्यूकस भी कोई आम नहीं होता, बल्कि उसका जो है एबनॉर्मल म्यूकस होता है, प्रॉपर अपना काम भी नहीं करता, उसका रंग भी चेंज होता है, वो येलो या ग्रीन सा हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एबनॉर्मल म्यूकस कलर येलो या ग्रीन सा हो जाता है, और एबनॉर्मल हमारे पास ये चीज हो जाती है, म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, सीलिया काम नहीं कर रहे, हम तो अपने हाथों से ही अपने लंग्स को चीर रहे होते हैं, अपने लंग्स में कुल्हाड़े मार रहे होते हैं, ठीक है। एक वो ये हो गया। उसके बाद लाजमी बात है, जब भी कहीं पे इन्फेक्शन हो, कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो, ये सारी चीजें हों, तो क्या तुम्हें नींद आएगी, कहीं पे दर्द हो रहा हो, सीने में इतना सारा मसला हो रहा हो, तो उसकी वजह से क्या ब्रेन प्रॉपरली एक्टिव मतलब हो ही नहीं सकता, तो वो फिर स्लीपिंग को एक्टिवेट ही नहीं कर सकता, करता है तो बहुत मुश्किल से करता है, हमें सोने में दिक्कत होती है, हमें नींद नहीं आती, नींद आए भी तो उठ जाते हैं, मतलब सुकून सा नहीं मिलता, वो प्रॉपर नींद जिसे कहते हैं, सुकून की नींद जिसे बोलते हैं, वो महसूस ही नहीं कर पाते। तो उसके जो अगले हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे, ट्रबलनेस इन स्लीपिंग, ठीक है। और भी कई तरह के जो हमारे पास सिम्टम्स है, फीवर वगैरह, वो एक अलग चीज है, ये क्रॉनिक लेवल पे, लॉन्ग टर्म लेवल पे हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन में, और इन सारी चीजों वैसे ही बंदा फिर क्या है, डिप्रेशन में चला जाता है। किसमें चला जाता है, डिप्रेशन। तो ये कुछ सिम्टम्स ही एम्फिजिमा की, किसकी, एम्फिजिमा की। एम्फिजिमा में बेसिकली क्या होता है कि सिगरेट स्मोक की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, हमारे एल्वोलाई पहले फूलते हैं, फिर उसके वाल्स डैमेज हो जाते हैं, और आखिर में खुद भी डैमेज हो जाता है, एल्वोलाई खत्म हो जाता है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई के दौरान हमने एक चीज को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि जो एल्वोलाई है, इस एल्वोलाई की वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके एरिया ज्यादा हो जाता है। अगर इस एल्वोलाई की जगह हम एक ही हमारे पास कोई गुब्बारा होता तो उसका रेस्पिरेटरी सरफेस कम होता है एज कंपेयर टू अगर इस गुब्बारे के अंदर छोटे छोटे और भी गुब्बारे होते हैं, और हर गुब्बारे से एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो जाए, तो क्या है कि ओवरऑल एल्वोलाई हमारे क्या कर रहे थे,
रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज कर रहे थे। एल्वोलाई नॉर्मल हालात में क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि गैसियस एक्सचेंज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिल रही है। लेकिन जब यही एल्वोलाई डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ये बस्ट कर गया, ये बस्ट कर गया, ये बस्ट कर गया, ये बस्ट कर गया, ये डैमेज हो गया, तो ओवरऑल क्या है, हमारे नंबर ऑफ एल्वोलाई कम होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब ये क्रॉनिक लेवल पे क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि 300 to 400 मिलियन जो एल्वोलाई है वो हमारे एक ही लंग्स में पड़े होते हैं। तो उनमें से अगर थोड़े थोड़े खराब हो रहे हैं तो उन सारों के खराब होने में क्या है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन खराब जरूर होंगे। तो हमारे पास क्या है, वो एल्वोलाई बस्ट करने से ओवरऑल क्या होता है, एम्फीजिमा में जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया है वो श्रिंक कर जाएगा, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उसमें ओवरऑल जो एल्वोलाई है वो डैमेज होके खत्म होते जा रहे हैं। वो डैमेज होके क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो वो भी एक है कि एम्फीजिमा में कैसे जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, और उसके कम होने की वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कुछ सिम्टम्स। ये सिम्टम्स हमने उसी के साथ डिस्कस कर ली कि ये सारा काम होता है। और ये फिर से बता रहा हूं, ये एकदम से नहीं होता, बल्कि औरतों में अगर है तो फिर वो 40 इयर्स के आगे पीछे, और अगर मर्दों में है तो 50-60 साल के आगे पीछे फिर इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत सीवियरली कंडीशन में शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास सिम्टम्स क्या है। उसके बाद एक बात रह गई कि हमारे पास स्टेजेस। अब एम्फीजिमा जो है ये कितने स्टेजेस में वाकया होता है, तो याद रखना एम्फीजिमा हमारे पास 4 स्टेजेस में वाकया होता है। किसमें, 4 स्टेजेस में। सबसे पहले अर्ली स्टेज होती है जिसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। तो स्टेज 1 में क्या है कि हमारे जो लंग्स हैं, जिस इंसान को अगर एम्फीजिमा है भी तब भी 80% जो हमारे लंग्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, वो 80% अपना काम सही तरीके से कर रहे होते हैं, तो हमें ज्यादा कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज 1। उसके बाद स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 में क्या है कि हमारे लंग्स 50 to 79% फुली फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, 50 to 79% फुली फंक्शनल होते हैं। इसको हम माइल्ड स्टेज एम्फीजिमा भी बोलते हैं कि इसमें ठीक है कुछ हमारे पास सिम्टम्स शो भी होंगे, हमें थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन जिंदगी है, जारी है। तो उसको ये स्टेज 2 एम्फीजिमा जिसको बोलते हैं। उसके बाद स्टेज 3 है। ठीक है, स्टेज 3 में क्या है, हमारे पास 30 to 49% हमारे लंग्स फंक्शनल होते हैं। ठीक है, कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, कभी नॉर्मल चल रहे होंगे, कभी बस मतलब यही है कि अभी हम नॉर्मल बंदों में 100% फंक्शनल होंगे, लेकिन यहाँ पे स्टेज 3 पे 30 to 49% क्या होंगे, फंक्शनल होंगे। उसके बाद स्टेज 4 या सीवियर एम्फीसिमा जिसको बोलते हैं, उसमें ये लेस देन 30% फंक्शनल होते हैं और ये सारे सिम्टम्स भी शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ 4 स्टेजेस थी हमारे पास एम्फीजिमा की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। उसके बाद ये सारी बातें तो हमने कर ली कि एम्फीजिमा है क्या, एम्फीजिमा सीओपीडी कैसे है, एम्फीजिमा की काजेज क्या है, एम्फीजिमा कितने स्टेजेस में वाकया होता है, एम्फीजिमा के सिम्टम्स क्या है, और तो फिर अगर ये शायद उसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा, क्या कैसे किया जाएगा, डायग्नोज। तो डायग्नोज किया करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला जो तरीका है कि जब तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो, किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, तो वो कानों में स्टेथोस्कोप लगा के तुम्हारे सीने पे वो रखेगा और तुम्हें कहेगा कि लंबी लंबी सांसें लो। यहां से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन स्टेथोस्कोप में अगर जिस शख्स को एम्फीसिमा है, क्या है, एम्फीसिमा है, तो उस शख्स के जो आवाज है वो थोड़ी सीटी टाइप हो जाएगी। जब वो दोबारा से मतलब एक बार सांस लेगा, इसको लंग साउंड बोलते हैं, एक सांस जब इनहेल करेगा तो नॉर्मल, जब एक्सहेल करेगा तो नॉर्मल की बजाय उसमें कोई विसल टाइप आवाज आ रही होगी। उस आवाज को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं व्हीजिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हीजिंग बोलते हैं। ठीक है, खड़खड़ाहट जिसे बोलते हैं, गड़गड़ाहट जिसे बोलते हैं। तो वो हमारे पास वो जो एबनॉर्मल सी वॉइस आ रही होती है जब हम सांस जो है वो बाहर निकाल रहे होते हैं, उसको व्हीजिंग बोलते हैं। तो जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप में उस व्हीजिंग को सुन लेता है तो उसे शक सा हो जाता है कि यार इसको एम्फीजिमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह इस तरह का कोई सीन ना हुआ हो, तो फिर वो डायग्नोसिस की तरफ जाता है। डायग्नोसिस का मतलब क्या, तशखीस करना, बीमारी का पता लगाना है, बीमारी किस तरीके से पता लगाई जा सकती है। तो कई प्रोसेस होते हैं, कुछ यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि
चेस्ट एक्सरे, सीने का एक्सरे निकाला जाता है, उससे देखा जाता है, क्योंकि एक्सरे में इन्फ्लेमेशन की जगह का पता लग जाएगा। और ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन में है तो सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी स्कैन किया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं, तो उससे भी हमें 3D मॉडल मिल जाता है चेस्ट का और हमें पता लग जाता है कि मसला कहाँ है और कौन सा मसला है। इसके अलावा क्या किया जाता है, स्पायरोमेट्री में पल्मोनरी लंग टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग टेस्ट नहीं, फंक्शन टेस्ट। अब ये किस्म का टेस्ट होता है जिसमें हमारे, अगर याद हो तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के दौरान हमने ये बात की थी कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, रिजर्व रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, और उसके बाद हाई और लो, और वो सारी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स थी, तो उसी के बेस पे स्पायरोमेट्री को यूज करके ये टेस्ट किया जाता है, उनके वॉल्यूम्स को चेक किया जाता है कि यार वो ज्यादा सांस ले पा रहा है, कम सांस ले पा रहा है, उसके सांस में उनकी वॉल्यूम्स में कोई अगर ज्यादा ही फर्क आ रहा हो तो फिर पता लग जाता है कि इसमें एम्फीसिमा है या नहीं है। इसके अलावा भी एबीजी किया जाता है, एक और टेस्ट है जिसको क्या बोलते हैं, एबीजी। एबीजी क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैस। अब आर्टीरियल ब्लड क्या है कि हम आर्टरीज, अब आर्टरीज क्या है, वो नालियां जो खून को दिल से दूर लेकर जाएं, या दूसरे लफ्जों में कहें तो वो नालियां जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उस आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि आया उसमें ऑक्सीजन कितनी है, नॉर्मल हालात से ऑक्सीजन ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, या नॉर्मल ऑक्सीजन है। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन है तो इट्स मीन कि अभी उसमें ऑक्सीजन के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इस तरह की सीन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ड्रॉप कर चुका है, तो फिर इसकी तरफ बंदा जा सकता है कि यार ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, तो एम्फीसिमा के चांसेस हो सकते हैं। तो आर्टीरियल ब्लड के गैसेज हैं उनको फिर टेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास डायग्नोसिस मेथड है जो कि एम्फीसिमा के लिए यूज हो सकते हैं। बिलफर्ज वैसे तो एक बात याद रखना, बल्कि ट्रीटमेंट में ही बताते हैं, हमने कर लिया बिलफर्ज एम्फीसिमा हो गया है, एम्फीसिमा कंफर्म हो गया, तो ट्रीटमेंट में क्या है, क्या है ट्रीटमेंट में क्या है, तो याद रखना अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट एम्फीसिमा की नहीं है। सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है जिसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे जो सिम्टम्स हैं, जो सीवियरनेस एम्फीसिमा है वो कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने अल्वुलाई की जो हालात है वो बिगाड़ दी है, सत्यानाश कर चुके हो उसका। लेकिन फिर भी एक ही ट्रीटमेंट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, और वो हमारे पास सिंपल, स्मोकिंग छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, धुआं अंदर लेना छोड़ दो, तब यही एक ट्रीटमेंट है जो कि एम्फीसिमा के किसको चांसेस को कम कर देगा। क्या कर देगा, चांसेस को कम कर देगा। अगर कोई सिम्टम्स है तो बॉडी उससे खुद ही लड़ लेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो सिम्टम्स खत्म हो सकते हैं। यही एक तरीका है, स्मोकिंग क्विट कर दो। बहुत मुश्किल होता है, आई नो, हम स्टेजेस में करते हैं, लेकिन इरादा करोगे तो स्मोकिंग क्विट हो जाती है, स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है। सिंपल एक ही ट्रीटमेंट है, क्विट स्मोकिंग, से नो टू स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर हमारे पास एम्फीसिमा हो चुके हैं, हमारे लंग्स खराब हो चुके हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक सर्जरी की जाती है जिसको हम बोलते हैं LVRS। क्या बोलते हैं, LVRS। LVRS क्या है, हमारे पास एक ऐसी सर्जरी है जिसमें जो प्रॉपर हमारे पास जो जहां पे मतलब लंग्स के अंदर बहुत कोई पार्ट है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो उसको सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाता है और बाकी पार्ट को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास सिम्टम्स है, जो सीवियरिटी ऑफ एम्फीसिमा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और मतलब जो पेशेंट है वो थोड़ा सा रिवाइव फील शुरू करता है। उसके बाद और भी हमारे पास मेडिकेशन है, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं। अगर ब्रोंक्यूल्स में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो चुकी है तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, वो इन मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, और उनकी रिलैक्सेशन की वजह से वो इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कम होती है और हवा जो है वो उसका पैसेज मुमकिन हो जाता है। उसके बाद अगर एम्फीसिमा है और एम्फीसिमा के वजह से कोई और बीमारी जैसे कि निमोनिया या कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर आ गया और उसकी वजह से कोई और बीमारी हो गई, तो उसके लिए हम बैक्टीरिया का, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही हैं, वो भी हमारे पास ट्रीटमेंट में यूज होती है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, सिंपल तरीका है, एक तरीका है स्मोकिंग क्विट कर दो, स्मोकिंग छोड़ दो, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से इंशाल्लाह बच जाओगे। उसके बाद
आखिर में एक ही बात बताता हूँ कि इस बात का डरना नहीं है कि एम्फिसिमा ये ना हो किसी और में फैल जाए, तो ये ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कॉन्टेजियस है। सो इस बात की टेंशन ना लो कि अगर तुम्हें एम्फिसिमा है तो वो किसी और को भी लग सकती है, नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट एम्फिसिमा कि एम्फिसिमा क्या है, एम्फिसिमा के काजेस क्या है, एम्फिसिमा के स्टेजेस क्या है, एम्फिसिमा के सिम्टम्स क्या है, एम्फिसिमा के डायग्नोस्टिक मेथड क्या है और एम्फिसिमा की ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जितना हो सका वो जो जहन में आया वो बता दिया। तो होप सो काफी सारी बातों का पता लग गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।